It's a topper session with RBI Grade B 2026. 2026, 2025, 25 वाला है ना सीन। हाँ सर। एडिटर होने के फायदे तो हैं कि कट जाएगा सामने। नहीं है सर, रॉ भी रखोगे ना तो बढ़िया लगता है, मतलब लोगों को ना सुनने में अच्छा लगता है। अब मतलब इंट्रोडक्शन तो नहीं वो सही बोल रहे हो आप, लेकिन कुछ चीजें अगर रॉ रहती है ना, जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब ऐसा लगता है। नहीं तो बंदे इंटरव्यू देते हैं कि अरे भाई ये तो कहीं और दूसरे ग्रह का बंदा है, ऐसे बंदे बंदे बोलते हैं मैंने रात रात भर पढ़ाई की। मैंने नहीं पढ़ाई की सर, मैं 2-3 घंटे पढ़ता था मैक्सिमम। ये मैं जनरली चाहता हूँ कि तुम एग्जैक्टली अपने अच्छे से वो बताना कि जो जो सो दैट जितना रिलेटेबिलिटी लगे ना बच्चों को उतना नहीं बेटर। सही बात। So, hello everyone, welcome to Writed. So, we have Satyam Yadav, topper of RBI Grade B 2025. Satyam, congratulations, first of all, from Writed. थैंक यू सर। ठीक है, और बहुत क्या कहते हैं, इट हैज बीन अ वेरी टाइम बाउंड जर्नी, आप कह सकते हैं कि बहुत लंबी जर्नी रही है, बट एट द एंड ऑब्वियसली इट्स अ फुलफिलिंग जर्नी. एंड सत्यम हैड वेरियस मोमेंट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट सत्यम की कहानी में आपको रेजिलियंस भी देखने को मिलेगा, परसेवरेंस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो आप कहते हैं नेवर बैक डाउन एटीट्यूड, वो बहुत जरूरी होता है लाइफ में. बिकॉज मल्टीपल टाइम्स सत्यम might also be able to tell, Saurabh might also be able to tell, and I also from my experience will tell कि at times आप लोग को लगता है कि यार बहुत ज्यादा the life has hit us, but still you try to decide and get back up, and then only you persevere, and then basically you get a success. And उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने ही है. सत्यम, ओवर टू यू. थैंक यू सर। सर मेरा नाम सत्यम है और मैंने बीकॉम किया है। उसके बाद मैंने एमए किया इकोनॉमिक्स में। देन मैंने एलआईसी में मैंने एज ए डब्ल्यू ज्वाइन किया था 2019 में। फिर प्रमोशन होके फिर मैं अभी ब्रांच मैनेजर हूँ यहाँ पे एलआईसी में। तो उसके बाद मैंने बीच में 1-2 बार अटेम्प्ट दिया था, 2 बार अटेम्प्ट दिया था इससे पहले, इस अटेम्प्ट से पहले। तो 2022 में मैंने अटेम्प्ट दिया था, उसमें सर मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं हुआ था 2 नंबर से। फिर मैंने 2000 अभी पिछले साल मैंने दिया था, बट वो मेरी प्रिपरेशन कुछ भी नहीं था, बस ट्रांसफर वगैरह वो सब चल रहा था, तो उसमें तो मैं काउंट मतलब ऐसा नहीं हुआ था, कुछ तैयारी नहीं थी। बट इस बार मैंने सोचा था कि इस बार मैं अटेम्प्ट दूंगा तो थोड़ा अच्छे से दूंगा तैयारी करके। और मैंने खुद पूरा प्लानिंग करके अच्छे से तैयारी की थी और फिर वो मैंने अटेम्प्ट दिया और भगवान की कृपा से वो हो गया इस बार। नहीं, भगवान की कृपा तो है ही, बाकी आपकी मेहनत भी है ना. और यही जो आप फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि हम हर साल कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, जो चीज़ लैक होती है विच वी ट्राई टू एनालाइज. तो मैं यही जानना चाहता हूँ सबसे पहले कि 2022 के अटेम्प्ट में व्हाट डिड यू डू, मतलब आप इंटरव्यू तक पहुंचना इट्स आल्सो अ वेरी अचीवमेंट. ठीक है, तो आपने क्या क्या किया उस समय. यू मस्ट हैव डन समथिंग राइट जिससे आप इंटरव्यू तक पहुंचे, और उस पॉइंट के बियॉन्ड आपने क्या इम्प्रूवमेंट किया. ठीक है, सो दैट राइट नाउ यू आर सिटिंग एट दिस स्टेज. सर 2022 में प्री तो निकल ही गया था, वो उस टाइम थोड़ा टच में भी थे कि भाई बैंकिंग वगैरह एलआईसी वगैरह भी टच में था उस टाइम, बहुत पुराना नहीं हुआ था। मेंस थोड़ा उस टाइम वैकेंसी ज़्यादा थी, 2022 में बहुत सारी वैकेंसी थी, तो मेंस में वो भी कट ऑफ भी मैटर करती है। और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नोट्स वोट्स बनाए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट मैंने एक गड़बड़ क्या कर दी थी कि मेंस निकल गया था, तो मैं बड़ा खुश हो गया था कि अरे मेंस निकल गया, अब तो हो गया फाइनल सिलेक्शन। तो वो मैंने थोड़ी गलती कर दी थी। मैंने इंटरव्यू, मेरे को अराउंड 45 डेज का टाइम मिला था इंटरव्यू की डेट जिस दिन लेटर आया था, और 45 डेज। बट मैंने 30 डेज का कुछ किया ही नहीं स्टार्टिंग पे, और बाद में फिर 15 डेज रह गए। मैंने कहा अरे अब क्या करें, तो वैसा सिचुएशन हो गया था, फिर कुछ हो नहीं पाया। तो मेरा इंटरव्यू बिगड़ गया था उस टाइम, तो इसकी वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो ये सबसे बड़ा मेरा लर्निंग था कि मतलब स्टेज है इंटरव्यू, एक बड़ा स्टेज है, और फाइनल उसके मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। तो मैंने इस बार, उस टाइम 45 डेज मिले थे, बट इस टाइम मुझे 15 डेज भी नहीं मिले थे,
मुझे अराउंड 12-13 डेज मिले थे, तो मैंने उसमें ही बेस्ट जो हो सकता था वो मैंने करने का प्रयास किया। ओके ओके। सत्यम, यू नो, आपकी जर्नी में मेरे को एक और बड़ी फैसिनेटिंग चीज लगी, एंड आई फील लाइक कि वो स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है, स्पेशली जो वेटरन्स हैं, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच चुके हैं, जो मेंस स्टेज तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स से बातचीत भी हुई है, वो लोग ऑलमोस्ट ब्रिंक पर हैं कि बस सक्सेस मिल ही जाएगी, है ना। अगली साल उनका फेज 1 नहीं निकलता है, ठीक है। और आप बता रहे हो जैसे ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन या फिर शिफ्टिंग विफ्टिंग के चक्कर में क्या कहते हैं, आपका 24 वाला अटेम्प्ट उतना अच्छे से नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से यूजुअली एक कंप्लेसेंट वाली टेंडेंसीज आ जाती हैं, या फिर कोई और रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर किस तरीके से वेटरन्स को अपने आप को संभाल के रखना चाहिए, अपने आप को उसी सेम रिगरसनेस में रखना चाहिए, जिससे नेक्स्ट ईयर भी वो सक्सेस के प्रति सबसे ज्यादा पहुंच सके। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जैसे कई बार कई सारे लोग हैं, इस बार भी इंटरव्यू था, 83 बंदे सिलेक्ट हुए, काफी अराउंड 200 150 200 बच्चे नहीं हो पाए। मुझे एक्चुअल में लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है उन लोगों में। अगर मेंस प्री मेंस क्लियर किया है तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे हैं, बस वो कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड हो गया इंटरव्यू में, कुछ आपके लक भी होता है कि आपने जो पढ़ा है वो पूछ लिया उन्होंने। अब वो तो अपना रैंडम पूछते हैं, कुछ भी किसी बंदे से बहुत डिफिकल्ट पूछ लेते हैं, किसी को ग्रिल कर देते हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि जो भी, अगर जैसे मान लीजिए कि जो इंटरव्यू तक एटलीस्ट पहुंच रहा है उसको ट्राई जरूर करना चाहिए। मैंने पिछला इंटरव्यू तक पहुंचा था, मैंने 2023 का अटेम्प्ट नहीं दिया। मेरी वाइफ ने बोला था दे दो अटेम्प्ट, मैंने नहीं दिया था। मैंने कहा था छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन मुझे देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उस टाइम भी वैकेंसी बहुत आ रही थी, 200-250 वैकेंसी आई थी। और इतनी सारी वैकेंसी में आपके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि लेटर आपको रियलाइज ये जरूर होगा कि आरबीआई एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत मतलब बेस्ट है आरबीआई। तो फिर आपको बाद में अगर लगता है कि, तो फिर रिग्रेट के सिवाय कुछ नहीं रह पाता आपके पास ना। तो एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, फुल फ्लैज स्ट्रेटेजी बना के। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो तो आपकी उसमें कोई गलती नहीं है ना। बस ये है कि कुछ एक माइनर से अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट और कर पाए ना, तो वो करके आप अटेम्प्ट देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स इट। और तो फिर हम लोग एक बार पूरा शुरुआत कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फेज 1, एंड आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही विद रिस्पेक्ट टू फेज 1। सबसे पहले क्वांट और रीजनिंग पे फोकस कर लेते हैं, बिकॉज आई फील लाइक कि यही सबसे बड़ा फैक्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम में। बहुत सारे लोग क्वांट और रीजनिंग में, चाहे पेपर आसान आ जाए चाहे पेपर टफ आ जाए, बड़ा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सेक्शनल निकालना। तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को, आपने क्या किया और आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड बी द अप्रोच? सर मुझे लगता है कि जैसे मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस, सारा मैं जो भी बोलूंगा एक्सपीरियंस के बेसिस से बोलूंगा। मुझे लगता है कि जैसे मैंने पिछले लास्ट टाइम में मैंने जैसे क्वांट्स ले लें या रीजनिंग ले लें, जो भी सिलेबस है, सिलेबस मतलब जो डिफाइंड होता है कि हाँ ये चीजें पूछी जाती हैं इसमें, तो मैंने सारे टॉपिक्स करने की कोशिश किया था पिछले अटेम्प्ट्स में। बट इस बार मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे कि कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज्यादा मतलब वेटेज रखते हैं, पूछे जाते हैं। तो मैंने वो यूट्यूब वीडियो देखे और उसके बाद मैंने एक अपने डायरी में नोट कर लिया कि ये टॉपिक्स सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स लाइक नंबर सीरीज से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, तो मैंने 3-4 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। तो मैंने वो उस टाइप के लिखे, अराउंड 15 क्वेश्चंस मेरे बन जाएं, ऐसे मैंने 7-8 9 टॉपिक्स रख लिए थे। और मुझे ये था कि मेरे को वो 8-9 टॉपिक्स हैं, उनको फ्रॉम दी स्ट्रेच मुझे सब कुछ करना है उसका। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन जो 8-9 टॉपिक्स है उनमें से कुछ भी मिस हो जाए। तो मैंने ये ट्राई किया कि आई शुड नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न। सारा किया, स्टार्टिंग से किया। ऐसा नहीं कि मुझे आता है कोई टॉपिक कि नहीं नहीं मेरे को, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखे कि हाँ ये वाले मतलब कुछ भी, मतलब टॉपिक छूटे ना उसमें से। सेम मैंने रीजनिंग में किया। मैंने रीजनिंग में मैंने आज तक कभी मतलब पजल अटेम्प्ट की भी नहीं थी, और अगर की होगी तो हुई नहीं थी। तो मुझे समझ में आया था कि मेरी ये स्ट्रेंथ नहीं है। तो फिर क्योंकि 60 क्वेश्चन आते हैं, 30 तो ये पजल और ये सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह रहते हैं, लेकिन 30 और मिसलिनियस भी रहते हैं। तो मेरा स्टार्टिंग से ये क्लियर था कि मुझे पजल नहीं चुना है, लेकिन मिसलिनियस छोड़ना भी नहीं है।
तो मैंने इस बार वही मिसलिनियस की प्रैक्टिस की, मिसलिनियस सारी किए और एग्जाम में भी उनको उसी चीज़ को रेप्लिकेट करने का कोशिश किया। सेम गोज फॉर क्वांट्स। और इंग्लिश में कुछ मैंने सर अलग से नहीं किया था, क्योंकि इंग्लिश कुछ मतलब कभी कभार इस बार थोड़ा डिफिकल्ट सा लगा था, मतलब कंपेयर टू लास्ट ईयर। बट इंग्लिश मैंने कुछ अलग से नहीं किया था, मेरा मॉक मैं दे रहा था तो मुझे मॉक में ठीक ठाक नंबर आ रहे थे। तो उसमें ठीक ठाक मार्क्स आते हैं तो मुझे पता था कि उसमें फाइनल वाले में भी आ जाएगा। स्टार्टिंग में होता है कि आपके इंग्लिश बहुत दिनों से टच में नहीं है, तो कुछ कुछ जैसे एरर एरर वाली चीजें होती हैं, तो उसके मैंने एक आध बार रूल वूल देखे होंगे कि हाँ ठीक है, एक बार ब्रशअप तो होना ही चाहिए। लेकिन फिर मैंने मॉक ही किया था, मतलब क्वांट्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस करके तब मॉक दिए थे, बट मैंने इंग्लिश डायरेक्टली मॉक से किया था। ओके। अब इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा और मेथोडिकल लेके जाएं, जैसे अगर कोई बच्चा है, आपने ओवरऑल बता दिया कि ये टॉपिक्स हैं और आपने बोला कि यू डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, आप तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय दैट? आप किसी भी टॉपिक को पकड़ते थे, जैसे यूजुअली हर एक टॉपिक में 5 या 6 तरीके के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को आपने आइडेंटिफाई किया, लर्न किया और कितनी प्रैक्टिस करी? व्हाट प्रैक्टिस डू यू फील इज इनफ फॉर यू टू थिंक कि ये टॉपिक अब मेरा हो गया? तो एक रफ एस्टिमेट भी मिल जाए जिससे स्टूडेंट्स को अंदाजा लग जाए कि कहाँ रुकना है, सो दैट यू कैन गो बियॉन्ड। सर मैंने एक डायरी बनाई थी, तो क्वांट्स के लिए मैंने बहुत कुछ उसमें नोट तो नहीं किया था, बट मैं बता रहा हूँ मैंने कैसे किया था। तो मैंने डायरी बनाई, डायरी में मैंने लिखा कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बाद मैंने 4-5 पेज छोड़ दिए, फिर दूसरे टॉपिक जो भी मेरे को 8-10 टॉपिक जो मैंने लिए थे, ऐसे करके 3-4 पेज छोड़ के मैंने वो डायरी में लिखा। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने नंबर सिस्टम का मान लीजिए वीडियो देखा, तो उसमें मेनली 8-10 टाइप के रहते हैं कि हाँ मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर प्लस 2, स्क्वायर प्लस 3, ये वो तामझाम। तो सर वो सब चीजें मैंने उसमें सब नोट कर लिए थे कि ये, क्योंकि नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, तो मैंने नोट कर लिया। अब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मैंने वीडियो देखा, उसमें मुझे पता है कि हाँ ये वाला बेसिक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे लिखना नहीं है तो मैंने, वो तो पता ही है। कुछ अलग से कुछ उन्होंने 1 घंटे का वीडियो या 1.5 घंटे के वीडियो में मान लीजिए 15 टाइप के क्वेश्चन करवाए सर। तो 15 टाइप के मतलब 15 वो 6-7 टाइप होंगे, उसमें 1-2 रिपीट रिपीट भी करवाते हैं। तो उन 15 क्वेश्चंस में से अगर मुझे 3-4 नहीं आते हैं, तो मैंने उन 3-4 क्वेश्चंस को नोट कर लिया अपने डायरी में, भाई कैसे करवाए हैं उन्होंने, और क्वेश्चन नोट कर लिया, नीचे आंसर भी उनका इस टाइप से करना है। तो फिर क्या हुआ कि फिर मुझे वही मतलब, क्योंकि बाकी तो मुझे आती हैं, लेकिन जो नहीं आते हैं वो मैंने एक आध बार फिर से देख लिया और मॉक दिया। तो मॉक में अगर मैं, क्योंकि मॉक में थोड़े क्वेश्चन लंबे लंबे ऐसे आते हैं आजकल, थोड़े आरबीआई के ट्रेंड हो गया कि कई सारे मतलब स्टेटमेंट बेस्ड भी पूछ लेते हैं पॉइंट्स में। तो मॉक में अगर मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ 80-90%, क्योंकि सर टाइम की वजह से भी हम पूरा नहीं कर पाते, उन 15 क्वेश्चंस को भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो अगर मुझे पता है कि मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं फिनिश कर पा रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं मेरी प्रिपरेशन ठीक लेवल पे है, और एग्जाम में जितने भी आएंगे मैं इतना कर लूंगा कि मेरी कट ऑफ इजीली निकल जाए। तो मैंने उसी चीज को किया था। ओके, सौरभ, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन क्वांट रीजनिंग। सत्यम, जितने भी बिगिनर्स लोग होते हैं उनका यही डाउट होता है क्वांट रीजनिंग को लेकर कि जैसे आपने बताया कि आपने कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर लिए थे और आपने उन सेलेक्टेड टॉपिक्स पर ही फोकस की थी, ठीक है। तो जैसे सर ने भी पूछा कि प्रैक्टिस कितनी होनी चाहिए, ये तो चलिए आपने आंसर कर दिया अपने एंड से कि आपको जो जो डिफिकल्ट लग रहा है आप उसको नोट डाउन कर आप रख लेते थे और उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करते थे। तो बट जनरली लोग कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं कि उनको कवरेज कितनी करनी चाहिए, और स्पीड को लेकर भी बहुत लोग स्ट्रगल करते रहते हैं काफी टाइम तक कि उनके इनफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं हो पाते हैं जितना अटेम्प्ट होना चाहिए टू क्लियर द कट ऑफ, या फिर कट ऑफ से थोड़ा ज्यादा मार्क्स आ जाए, या फिर जो अटेम्प्ट किया उसमें मिस्टेक्स हो गई, बहुत ज्यादा गलती कर दी, तो फिर इवेंचुअली जितना अटेम्प्ट किया उतने में भी मार्क्स नहीं आए। तो आपको क्या लगता है कि इन चीजों को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है विद टाइम? व्हाट डू यू थिंक? सर मुझे लगता है आरबीआई में एटलीस्ट क्वांट्स और रीजनिंग जो ग्रेड बी का है, वो स्पीड टेस्ट मुझे नहीं लगता है। लाइक अगर मैंने कभी आरबीआई असिस्टेंट नहीं देखा पेपर, बट उसमें अगर 95 कट ऑफ जाती है, 100 में से कट ऑफ देखिए, तो वो स्पीड टेस्ट ही है, नो डाउट। और बैंक क्लर्क होता है, बैंक पीयू वगैरह होता है, वो स्पीड टेस्ट होते हैं प्री वेरी वाले। लेकिन इसमें आरबीआई में आपको अगर
200 में से 60-70 नंबर पे कट ऑफ जा रही है फाइनल, मतलब ओवरऑल। और मैथ में भी वही, क्वांट्स में भी 5-6 नंबर पे, 8 नंबर पे कट ऑफ जा रही है। तो कहाँ सर स्पीड टेस्ट का तो कोई मतलब था ही नहीं। बस ये है कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, आपको मतलब क्वेश्चन शुरू कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं मैं सॉल्व कर लूंगा। क्योंकि उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने मॉक में भी यही प्रैक्टिस किया था कि क्वेश्चंस लाइक पहले मैंने एक बार देख लिया, मैंने सारे सर ट्राई किए थे, मतलब मैंने 8-9 मॉक्स दिए थे प्री के लिए। तो मैंने फर्स्ट मॉक में ऐसे ट्राई किया था कि ये वाले मतलब फर्स्ट क्वेश्चंस को मैं पहले क्वेश्चन बिना देखे, मतलब सारे 30 क्वेश्चन शायद 25-30 रहते हैं, तो मैं बिना देखे उनको सीधे सॉल्व करना शुरू कर दूं जो मुझे इजी लग रहा है। और फिर मैंने सेकंड मॉक में देखा कि पहले मैं एक बार देख लेता हूँ जो मेरे 8-9 टॉपिक से जो क्वेश्चन हैं उनको मैंने जल्दी जल्दी नोट कर लिया साइड में कॉपी से, पेन से। तो उस पे फिर मैंने बहुत जल्दी जल्दी फिर मैंने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को टच किया, मैंने दूसरे देखे ही नहीं, मैंने स्किप कर दिया। तो मुझे दूसरा अप्रोच ज्यादा अच्छा लगा अपना। तो मैंने फिर नेक्स्ट 3rd 4th 5th जो भी अटेम्प्ट किए थे उसमें वही अप्रोच से किया कि मुझे ये वाले मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं और ये करने हैं। मैंने उसमें भी सर वो मतलब जैसे उसमें भी 2 लेवल में लिखे थे कि टाइम। अब सर मैंने 8 टॉपिक उठाए हैं तो मुझे पता है कि 8 के 8 मेरे बहुत स्ट्रांग नहीं है, कुछ मेरे को बहुत ज्यादा मतलब अच्छे लगते हैं कि हाँ इन कॉन्फिडेंस बनता है, कुछ में कम बनता है। तो मैंने उसमें भी जो मेरे स्ट्रांग एरिया के क्वेश्चंस थे तो मैंने ऊपर लिख लिए थे, मतलब 2 लाइनों में मैंने लिखा है तो ऊपर उस वो वाले क्वेश्चन नंबर लिख लिए कि ये मेरे को फर्स्टली ये वाले अटेम्प्ट करने हैं। फिर सेकेंडरी टाइम बचता है तो नीचे वाले में से 1-2 उठा लूंगा मैं। तो मतलब ये मेरा स्ट्रेटेजी रहा था। मैंने प्री मतलब मॉक में किया था, फिर मैंने एग्जाम में भी यही ट्राई किया था। और एग्जाम में भी सर इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चंस आ गए थे तो इजी थे, काफी इजी आ गए थे। मतलब अब इजी थे नहीं थे लेकिन मैंने प्रैक्टिस उतना कर लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि वो मुझे इजी लगे थे। तो मैंने वो 5-6 क्वेश्चंस ऊपर नोट कर लिए थे, मैंने वो जल्दी से निपटा दिए। तो मेरे को लगा कि हाँ कट ऑफ तो निकल गया, मेरे को स्कोर खींचना है इनमें से। तो ठीक ठाक अच्छा मार्क्स आ गया था मेरे। ओके तो इसमें जैसे आपने बहुत अच्छी चीज बताई। फॉर एग्जांपल ये मैं पर्टिकुलरली बच्चों को बोल बोल के थक जाता हूँ, ये लोग करते नहीं है। आपने इतने मल्टीपल मॉक्स दिए, इन मल्टीपल मॉक्स देने के बावजूद देने की वजह से ही आपको ये अपनी स्ट्रेटजी समझ में आई। और ये यूजुअली फैक्टर होता ही है कि जितना आप ज्यादा टेस्ट दोगे तो आपको टेस्ट टेकिंग एबिलिटी, यही होती है टेस्ट टेकिंग एबिलिटी, कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगती है। यू गेट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। वो बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो टेस्ट की इंपॉर्टेंस सत्यम आपने अपने आंसर में तो बताई थी, बट व्हाट एल्स डू यू थिंक कि केवल क्वांटिटी नहीं, बाकी सब में भी टेस्ट देना कितना जरूरी है? सर टेस्ट तो जरूरी, मतलब मुझे लगता है कि एक पीवाईक्यूज, जैसे यूपीएससी में भी पीवाईक्यूज बहुत होता है सर। आरबीआई में भले ही वो पेपर रिलीज नहीं करते हैं बट एटलीस्ट आपको आइडिया तो दे ही देते हैं कि हाँ इस टॉपिक से इतने आए थे, इस टॉपिक से इतने आए थे, वो तो हमें मिल ही जाता है। तो हमें ये पता है कि टॉपिक ये इतने आए थे, तो आप उनको प्रैक्टिस कैसे करोगे? वो आप मॉक लगाओ के तभी आपको अपना लेवल पता चलेगा। आप इम्प्रूव तभी कर सकते हैं जब आप मल्टीपल मॉक्स देंगे और आपको अपना लेवल पता चलेगा। मैं मॉक दिया, मैंने कभी स्कोर तो इतना फोकस नहीं किया, बट मैंने परसेंटाइल पे जरूर फोकस किया। क्योंकि परसेंटाइल अगर आपकी इंप्रूव हो रही है तो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि कोई मॉक ऐसा होता है, कोई इजी आ गया, बीच में कोई डिफिकल्ट आ गया, तो उसमें तो स्कोर से तो कोई। तो मैंने मॉक तो मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है। और मॉक 2 घंटे का है और उसके बाद लगभग 2 घंटे 1.5 घंटा आपको एटलीस्ट एनालाइज करना चाहिए कि भाई क्या मिस्टेक्स रह गई हैं। जरूरी नहीं है कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया सही हो गया तो फिर वो छोड़ ही दो, नहीं, उसको देखो कि हाँ ठीक है, क्या पता कि आपका तुक्के में सही हो गया है। भाई आरबीआई एग्जाम ऐसा हो गया कि इसमें कई सारी चीजें तो हम मतलब गैस करते हैं कि हम श्योर नहीं होते हैं, लेकिन हमें मुझे लगता है सर, जैसे अगर हम 100% अटेम्प्ट कर रहे हैं, मान लीजिए 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो 50 क्वेश्चन अगर हम 100% लें तो उसमें से मुझे लगता है 70% तो हम अटेम्प्ट करते हैं, बाकी 30% हम गैस करते हैं कि हाँ ठीक है ये मेरी मुझे अंदर से लग रहा है कि हाँ यही होना चाहिए। तो वो अंदर से जो लग रहा है उसको हम स्ट्रॉन्ग और बना सकते हैं अगर हम उसको एनालाइज और अच्छे से करते हैं। तो मैंने इसको ज्यादा फोकस किया था मेरी एटलीस्ट इंग्लिश में, क्योंकि मैंने इंग्लिश का अलग से कुछ तैयारी किया नहीं था। तो मैंने इंग्लिश में तो वही किया कि हाँ मुझे थोड़ा फील आ रहा है कि हाँ ये वाला वो होता है सर, सीबीएसई वाले बच्चों का यही होता है कि उन्होंने रूल बहुत ज्यादा नहीं पढ़े होते हैं, बट ये थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला थोड़ा कम अच्छा लग रहा है, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो यही है। तो मैंने वही किया था, लेकिन वो धीरे धीरे ना वो इम्प्रूव होता चला जाता है।
वो एग्जैक्टली आप एक तो मॉक से इम्प्रूव हो जाता है, आप इंग्लिश में बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, देखते हो, न्यूज देखते हो, वही ट्विटर पे देखते हो, तो वो एक जनरल सेंस बन जाता है, तो फिर वो ट्यूशन यही काम आता है। और इवन जीए में भी ये सब काम बहुत हेल्प करता है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आप एलिमिनेशन तो कर ही सकते हो, फैक्ट में आप चलो नहीं, आप उसमें 1/5 की प्रोबेबिलिटी है, क्या कुछ नहीं कर सकते, बट ये करना चाहिए एंड इट हैज हेल्प स्टूडेंट्स। मतलब मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई, फेज 1 में जीए में नंबर ज्यादा इसी वजह से आए जो आप किए हैं, और ईएसआई में भी फेज 2 में नंबर इसीलिए ज्यादा है क्योंकि उन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट किए, दे ट्राइड, वो डरे नहीं, क्योंकि अब पेपर तो चलो जो है सो है, वो सबके लिए, बट बिना डरे इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट मोर बाय हैविंग, क्योंकि आपने पढ़ा है तो तमीज से तो पढ़ा है, ऑब्वियसली आप फेज 2 तक गए हो तो आपने पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा है, तो वो नॉलेज तो आपके काम आएगी आएगी, ठीक है, बहुत डायरेक्टली सारी नहीं सर आएगी। सर बहुत सारी चीजें ऐसी भी ठीक होती हैं कि तो आरबीआई बहुत फैक्चुअल पेपर देता है, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। मेंस में आपने जैसे ईएसआई की बात किया, प्री में भी बहुत सारी चीजें पूछ लेते हैं, वो एकदम फैक्ट रख देंगे कि भाई ये बताओ, इसमें वो भी ऑप्शन क्या होगा, 450, 451, 452 है ना। तो फिर वो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसा मतलब आपको याद नहीं होता है, बट ये होता है कि ये कहीं तो देखा हुआ नंबर लग रहा है, तो वो देखा हुआ लगता है, तो फिर वो अटेम्प्ट फिर कर लो तो ज्यादा अच्छा रहता है। और मैंने मॉक में भी यही मतलब ट्राई किया था, मतलब वो धीरे धीरे, अब आप सर कॉन्फिडेंस अपना इस चीज के लिए आप कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा जब आप मॉक दोगे, मॉक में आपने वो चीज की है तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये वाला ऐसा करके हो सकेगा। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। चलो वो धीरे धीरे तो हो फिर जाता सीधे चलते हैं जीए के ऊपर। हाँ जीए अब एक तो इवन दो बहुत सारी चीजें जीए में कि आप बजट, सर्वे, सर्कुलर्स, है ना, फाइनेंस, नॉर्मल मिसलेनियस जीए, एमओयूज वगैरह, ये सब चीजें हैं, फिर समटाइम्स स्टैटिक ऑल्सो, वो यही सब घुमाते रहते हैं, किसी साल किसी का वेटेज बढ़ा देते हैं, किसी साल पीआईबी का वेटेज बढ़ा दिया, तो हाउ डू यू डील विद सच काइंड ऑफ अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ जीए? मतलब क्या स्ट्रैटेजी बेस्ट रहेगी कि कितना कर लें और फिर बाकी फिर टेस्ट टेकिंग एबिलिटी से अपना हम लोग पार निकल जाएं? व्हाट डू यू थिंक? सर ये तो मुझे जो समझ में आया है वो इतना है कि उसमें तो मतलब इतना सारा पूछते हैं, इतनी सारी अगर हम कैटेगराइजेशन करें कि आप अगर पूरा करने जाओगे तो हो ही नहीं सकता वो। मतलब अब आप कोई ब्रिलियंट हो तो वो अलग चीज है, मतलब मेरे जैसे नॉर्मल पर्सन तो नहीं कर सकता, वो याद ही नहीं होती वो चीजें इतनी। तो सर मैंने क्या किया था, मैंने आपके जो यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं जो फाइनेंस के आप सर्कुलर निकालते थे, तो वो 1-2 घंटे 1-1.5 घंटे के वीडियोस रहते थे सर। तो वो वीडियोस मैं देख लेता था, चलते फिरते भी देख लिया, तो 2-3 बार वो वीडियोस देख लिए, तो मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ सर्कुलर तो मेरा हो गया। तो सर्कुलर मेरे इस टाइप से वो वीडियो से सर कभी कभार मैंने कोई चीज नोट्स वोट्स भी बना लिए ऐसे करके ना, तो मैंने खुद ही नोट्स सबके खुद ही बनाए थे। तो मैंने वो सर्कुलर देख के नोट्स बना लिए। उसके बाद पीआईबी का है रहा, पीआईबी के सर मैंने जैसे मैगजीन्स मिल जाती हैं सर, नॉर्मल टेलीग्राम पे दौड़ोगे तो सब मिल जाता है। तो मैंने ऐसे ही कुछ 2-3 अलग अलग कोचिंग्स के मैगजीन्स देखे, तो मुझे जो समझ में आया, मतलब मेरे, क्योंकि सर सब माल मसाला तो सबका सेम ही रहता है, बट क्या है कि जो मतलब आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है, आपको कौन सा सही लग रहा है कि नहीं नहीं ये मेरे को ज्यादा मतलब जज कर मतलब अच्छा लग रहा है, तो मैंने वो वाला उठाया और उसमें से फिर मैंने पढ़ा। मैंने सर इसका तैयारी मैंने सर्कुलर पहले से पढ़े थे क्योंकि सर्कुलर ज्यादा पूछते हैं। मैंने गवर्नमेंट स्कीम पहले से पढ़ी थी क्योंकि वो ज्यादा पूछते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स मनीष सर पढ़ाते हैं सर यूट्यूब पे, वो उनके बढ़िया लगे थे मुझे। वो मतलब 70-80 वीडियोज हैं 20-20 मिनट की, एक एक 2-2 वीडियो डेली कर लो तो फ्लेक्सिबल स्कीम्स कवर हो जाती हैं। तो मैंने गवर्नमेंट स्कीम की है, आपसे सर्कुलर किया, और मैंने क्यूआरई कर लिया पहले, मतलब नोटिफिकेशन आने से पहले। तो मैंने वेट किया नोटिफिकेशन आने का। जब नोटिफिकेशन आया तो सर अराउंड 50-60 डेज मिल जाते हैं हमें, क्योंकि लगभग फॉर्म भर पाते हैं वो, फिर 1 मंथ बाद एग्जाम होता है। तो मुझे पता था कि हाँ अगर मैंने बाकी सब कर लिया तो मेरा जीए 60 डेज में इजीली हो जाएगा। तो क्योंकि मुझे ये भी पता था कि मेरे को 4-5-6 महीने का नहीं करना है जीए, मुझे सिर्फ 3 महीने का टच करना है, क्योंकि वो 3 मंथ्स में ही पूछते हैं। बाकी 4th-5th मंथ में अगर 1-2 क्वेश्चन आ भी गए तो उतना रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड उतना सही नहीं है। तो मैंने 3 मंथ्स का किया था। और क्यों बाद में किया, क्योंकि कब का वो रिलीवेंट है, मतलब एग्जाम से 3 महीने पहले का करना है मुझे। तो एग्जाम अगर 1 अक्टूबर को है तो मेरे को सितंबर, अगस्त, जुलाई, तो 1 जुलाई से मैं करूंगा। तो
तो मैंने ये 3 मंथ का इस हिसाब से मैंने सर करंट अफेयर किया था। और सर्कुलर मेरे कवर थे, पीआईबी मैंने उसी टाइम की थी, वही 60 डेज में। और एग्जाम नोटिफिकेशन आने के बाद मैं सिर्फ मॉक दे रहा था और मेरे को जीए करना था, और मेरे को कुछ नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम वगैरह कवर हो गए थे। तो सर इसमें और बाकी कुछ क्वेश्चंस इस बार सर मतलब थोड़े अलग से आ गए थे कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, कॉन्टिनेंट्स को ऑर्डर में लगाना है। तो वो मैं थोड़ा सा ना मतलब मैं बोलूँ तो मैं सर बचपन में वो एक 10 रुपए की आती है जनरल नॉलेज वाली बुक आती है, तो मेरे को वो पढ़ने का शौक था। वो आती है ना, अब भी आती है सर 2026 की हर रिलीज का अपडेट कुछ नहीं होता है, वही चीज प्रिंट करते हैं नई साल डाल के। तो वो मैं पढ़ता रहता था, तो उसमें अब वो चीजें तो याद हो ही जाती है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो वो वाली चीजें मेरी काम यहाँ कर गई थी। एक मैंने लूसेंट में कभी पढ़ा होगा, मतलब कंपटीशन की तैयारी वैयारी करते टाइम लूसेंट में दिया है कि मार्स पे सबसे हाईएस्ट जो माउंटेन है पूरा इस सोलर सिस्टम का, ओलंपस मॉन्स। तो वो मतलब वो पढ़ा था, थोड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगती थी। तो वो सारे 7-8 जो क्वेश्चंस थे ना, वो उसमें मैंने एज ले लिया था। तो वो मैंने बहुत अच्छे से कर लिया, मतलब सारे ही सही हो गए थे मेरे। तो मेरे 90 मार्क्स आए थे प्री में, तो अच्छा हो गया था सर। और मुझे पता भी था कि मेरे 90 के अराउंड ही आएंगे, तो मेरे उतने ही आए थे। ओके 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 ओके, चलिए तो आप चलते हैं फेज 2 पे। फेज 2 क्या कहते हैं, आपने कैसे कैसे ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स पर प्रिपरेशन करी इन टर्म्स ऑफ, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ बिकॉज अगर कोई नया एस्पिरेंट भी इस चीज़ की प्रिपरेशन करता है तो हाउ डज ही फील कि इसमें कॉम्पिटेंस आ गई है, क्योंकि वो पहले तो सिलेबस कंप्लीट करने में टाइम लगता है, एंड देन रिवीजन एक फैक्टर है, फिर डायनेमिक भी एक फैक्टर आपका आ जाता है, और फिर आपको टेस्ट भी देने हैं, ये भी करना है वो भी करना है। तो समटाइम्स एस्पिरेंट स्पेशली जब एग्जाम इसी साल देना तो इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कैसे सारी चीज़ें करें। तो एक बार एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच आप अपने एंड से बता दीजिए जो आपने करी थी, उसके बेसिस पे फिर हम लोग और डिस्कस करते हैं इसमें। सर अगर मैं सब्जेक्ट वाइज लूँ लाइक ईएसआई, तो ईएसआई में सर जैसे गवर्नमेंट स्कीम मैंने आपको बताया कि मैंने पहले ही कवर कर लिए थे। कुछ अगर एक आध नई स्कीम आई तो वो तो करंट अफेयर करते हैं तो कवर हो ही जाती है। तो गवर्नमेंट स्कीम हो गया इस हिसाब से। सर्कुलर्स मैंने बताया सर वीडियोस से कर लिए थे मैंने पहले ही। आपकी वीडियोस जो यूट्यूब पे आते हैं फ्री वाली, तो उससे मैंने कर लिया था। उसके बाद सर बाकी जो ईएसआई में पीआईबी वगैरह सब मैं कर रहा था उस टाइम, क्योंकि पीआईबी सर बहुत डायनामिक नेचर का होता है और पुराना पढ़ने से वेस्ट हो जाता है वो, तो वो किया। फाइनेंस में सर जो मैनेजमेंट था वो मैं पहले एक बार अटेम्प्ट दे चुका था, तो मेरा मैनेजमेंट कवर्ड था, मेरे पास नोट्स बने हुए थे मेरे। तो मैंने उन्हीं को, कुछ नया नहीं पढ़ा मैंने, सिर्फ उन्हीं को नोट्स को, क्योंकि सर वो तो सेम ही रहने वाला है, तो उन्हीं को पढ़ा। और इंग्लिश के लिए कुछ मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया, नथिंग। जो सर एक मतलब 3-4 मॉक मैंने दिए थे इंग्लिश के, और जो ईएसआई के लिए मैंने 8-9 क्वेश्चंस मैंने टाइप किए थे। मतलब एक सर ऐसा होता है, मतलब एक आप मैं उस स्टेज पे था कि मुझे पता था कि मैं मतलब मैंने टच नहीं किया था एग्जाम से पहले कीबोर्ड, लेकिन क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी, मैं वर्किंग हूँ तो मेरे पास बहुत टाइम की मतलब शॉर्टेज था, तो मुझे ऐसा बहुत मतलब प्लानिंग के साथ करना पड़ा था। तो मैंने पहले तो कुछ किया नहीं था टाइपिंग, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि सबको करना चाहिए जिसके पास भी टाइम होता है, क्योंकि टाइपिंग बहुत जरूरी होती है भाई। आपका 300 में से 200 नंबर का टाइपिंग आ रहा है उसमें मेंस में। तो तो आपके कीबोर्ड भी कितने अच्छे होते हैं वहाँ पे सेंटर में? क्या सर? कीबोर्ड भी कितने अच्छे होते हैं सेंटर हाँ सर, में? पिछली बार वाला गड़बड़ था कीबोर्ड, इस बार वाला अच्छा था। अच्छा। तो हाँ, तो इस बार कीबोर्ड अच्छा था, तो वो बहुत मतलब बढ़िया, मतलब आपकी किस्मत है वो तो कीबोर्ड पे, इस क्योंकि बार अगर पूरा तो सेंटर के कीबोर्ड ऐसे हैं तो फिर आप क्या करोगे। तो वो भी बहुत मैटर सर, वही मैं कह रहा हूँ ना कि सब कुछ आपके करने से नहीं होता, आपका एफर्ट जरूरी है, साथ में आपकी किस्मत और भगवान का वो सब आशीर्वाद भी होना ही चाहिए। नहीं तो एग्जैक्टली। वही है भाई, मेरे जैसे ही लोग हैं जो किसी दूसरे सेंटर में जिनके पास खराब कीबोर्ड आ गए, अब उनका क्या मतलब, उनकी क्या मतलब गलती है कि भाई अब उनको वो वाला सेंटर मिल गया, तो ये होता है। तो मैंने सर 7-8 क्वेश्चन टाइप किए थे ईएसआई के, सेम फाइनेंस के तो नहीं किए थे मैंने, इसके किए थे मैनेजमेंट के। तो मुझे सर एक आइडिया लग गया था कि मैं इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन ये मैं बना लूंगा, मतलब धीरे धीरे 1-2 में तो समझ में नहीं आया था, ऐसा लग रहा था कि क्या है ब्लैंक, मतलब क्या टाइप करना है। फिर धीरे धीरे 2-3 में धीरे धीरे आ गया कि हाँ ठीक है ऐसे करके करना है। फिर मैंने कंटेंट पे फोकस किया, मतलब ये टाइप कर लिए, फिर मैंने कंटेंट पे थोड़ा फोकस किया कि
कंटेंट इन द सेंस कि सर जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक ले लिया हमने, कम्युनिकेशन ले लिया, तो कम्युनिकेशन में मैंने पहले देखा कि कम्युनिकेशन में मेरे को क्या क्या आता है। तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के बाद मैंने कि ठीक है नॉन वर्बल क्या होता है, वर्बल क्या होता है, मतलब मुझे याद होना चाहिए, वो मेरे को देख के नहीं पढ़ना है, मेरे को टॉपिक के नेम पता है तो मेरे को याद होनी चाहिए वो चीजें, मतलब याद है इन द सेंस वर्ड बाई वर्ड नहीं, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, क्लैरिटी, ये वो। तो अगर मुझे वो याद है तो लिख दूंगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था। तो पहले तो कंटेंट ही मैटर करता है, तो कंटेंट पे फिर मैंने इस टाइप से मतलब रिकॉल करके मैंने प्रैक्टिस किया, तो उससे टाइम कम लगा और कवर ज्यादा हुआ। तो वो किया टाइपिंग के लिए मैंने। और इंग्लिश में मैंने सर कुछ अलग से नहीं किया था, वही 2-4 मॉक लगाई, मेरे को समझ में आ गया कि हाँ मैं लिख लूंगा। 1-2 मैंने वीडियो जरूर देखे थे बेसिक्स कि भाई कैसी राइटिंग होती है, तो कैसे लिखना होता है, 1/3 में लिखना होता है, उसमें टॉपिक का नाम डालना होता है या नहीं डालना होता है, मतलब एटलीस्ट सबको स्ट्रक्चर के मैंने इस बार दोबारा से वीडियोस देखे थे कि कैसे क्या होता है। तो वही किया था सर, कुछ अलग से नहीं किया था, बेसिक किए। बाकी रिपोर्ट्स एक मैंने जो मिस कर दिया, रिपोर्ट्स भी सर मैं पहले से ही करता आ रहा था, तो कई सारी कुछ रिपोर्ट सर आपने भी वीडियोस में कवर करवाए थे, तो जो रिपोर्ट आती जा रही है, मैं यूट्यूब खोला, जो रिपोर्ट दिखा कि हाँ ये आया है, और मुझे लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है आरबीआई के। अब सर जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, अब वो हर 6 महीने पे तो आता नहीं है, तो नहीं आता है शायद। तो तो वो मैंने, मुझे पता था जैसे एफएसआर है हर 6-6 महीने पे रिवाइज वो होता है, एनुअल रिपोर्ट है साल में एक बार आता है, एनुअल रिपोर्ट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि साल में एक बार आता है, तो अगर आज आया है तो मेरे को इस बार के एग्जाम के लिए जरूरी है वो। तो मैंने पढ़ लिया। और मैंने कैसे किया सर, मैंने चैट जीपीटी और जेमिनी का बहुत अच्छे से किया, मैंने बहुत यूज किया। तो मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ा, रिपोर्ट का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वो मैंने देखा भी नहीं, मैंने बस गूगल पे सर्च वर्च किया कि भाई एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई डेस्क यूपीएससी, तो उसमें 4-5 वेबसाइट्स आ गई, मैंने उसका कंटेंट कॉपी किया, एआई को पेस्ट किया, मैंने बोला मेरे लिए एक नोट्स बना के दे जिसमें सारी चीजें कवर हो जाएं, बस रिपीट भी ना हो, तो उसने बना के दे दिया। मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे कोई भी कि भाई क्या है, बेसिक समझ में आ जाए, बेसिक समझा, वो पढ़ना है, बस एक पेज का कंटेंट था, क्योंकि आप एक पेज का भी लिख नहीं पाओगे उसमें एग्जाम में। तो फिर मैंने ऐसे करके सारी मतलब जो भी इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स थे वो मैंने कवर किए, और वही किया सर, और कुछ अलग से नहीं किया। बट ये है रिपोर्ट्स पहले से करता रहा कि जिससे कि, क्योंकि सर बाद में ना मिक्स हो जाता है सब कुछ, मतलब बाद में आप करोगे तो फिर पूरा ऐसा लगता है यार ये क्या है, ये पहले से करना चाहिए था। एग्जाम के दिन पहले रियलाइज नहीं होगा, एग्जाम से एक रात पहले जब आप रिवीजन मार रहे होगे तब रियलाइज होगा कि अरे यार नहीं पहले से करना चाहिए था। मैंने, तो होता है वो सबको ही होता है, मेरे को भी हुआ था, बट मैंने कुछ चीजें पहले से कर ली थी। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में फैक्टर रहता है, क्योंकि जैसे इवन सिविल्स में भी जो चीज की हम लोग लिख के प्रैक्टिस या फिर खुद लिख के नोट्स नहीं बनाए या फिर रिवाइज नहीं किया ना, तो फिर वो एग्जाम में निकलता नहीं है। वो आप नहीं, मतलब सोचने का तो समय नहीं होता, सोचने का समय का है, ऐसे तो है नहीं कि आप सोच के लिख दो, सोचने का समय नहीं, आपको कंटिन्यूसली लिखना है, वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, सवाल ही पैदा नहीं। वो पता होना चाहिए कि मतलब सर कुछ चीजें ऐसे होती हैं, मेरे 1-2 दोस्त हैं यूपीएससी वाले, तो वो बता रहे थे कि एक जैसे आपके पास इंट्रोडक्शन रेडी होना चाहिए। कई यूपीएससी में यूज करते हैं सर कई सारे लोग ना, हाँ करते हैं, हाँ मतलब मैं खुद ले जाता हूँ। हाँ सर होता ही है, क्योंकि क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है ना उतना। तो मेरे को क्या था, अब आरबीआई में फिर भी आप थोड़ा सा सोच सकते हो, क्योंकि उसमें आपको दो इंग्लिश में 3 चीजें सॉल्व करनी होती हैं, आरसी, फ्रेसी और वो जो एसए, तो उसमें तब भी सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये किया था कि हाँ ठीक है, मेरे को एक ये बेसिक है, अगर 2-3 महीने मेरे पास इंट्रोडक्शन थे कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा कुछ आया तो मैं थोड़ा ना इधर उधर करके मैं मतलब मैनेज कर लूंगा। और करना भी चाहिए, ट्रू, करना भी चाहिए भाई आपकी क्रिएटिविटी उसी में तो दिखेगी जब आप वो आपके पास जो है वो आप कैसे उसमें यूज करते हैं। भाई एग्जामिनर को थोड़ी पता है, एग्जामिनर को अगर ये पता होता कि मैंने 3-3 घंटे पढ़ा डेली, मतलब मैं सर ऐसा नहीं है कि मैं 15-20 घंटे पढ़ रहा हूँ, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था। अब एग्जामिनर को अगर ये पता, अब उसको दिख रहा है आंसर, ये जो चेक कर रहा है उसको तो आंसर दिख रहा है ना, उसी में आपको जो बेस्ट, आप जो जिसका अच्छा होगा उसको नंबर ज्यादा देगा वो। तो फिर मेरे को तो यही पता था, तो मुझे जो आता था वो मैंने बेस्ट वे में प्रेजेंट करने का कोशिश किया, जिससे कि वो नंबर ज्यादा थे। और ये होता है। बाकी मैंने वर्ड लिमिट का सर कई सारे लोग का मैंने वीडियो वगैरह देखा था, लोग कहते हैं कि
वर्ड लिमिट पूरी करनी चाहिए, 600 के 600 लिखना है। मैं अपना पर्सनल बताऊं, अब वो भी सही बोलते होंगे क्योंकि बंदे वर्ड लिमिट से भी निकालते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था। मेरा एक भी 600 टच नहीं हुआ था, मेरा 500 के आसपास रहा था सबका। और 400 वाले जो होते हैं उसमें से 300 के आसपास, 300 सवा 300 के आसपास रहा था। तो वर्ड लिमिट नहीं, मैंने कंटेंट पे, मैंने आपको बताया जैसे कंटेंट पे मैंने ज्यादा फोकस किया था, तो उस हिसाब से रहा। मेरा इंग्लिश का पेपर अच्छा हुआ था, क्योंकि मैंने मतलब जो सर जैसे सेकंड ईएसआई का था ना, तो थोड़ा बंदे डिस्करेज हो गए थे कि अरे यार ये क्या पूछ लिया। तो थर्ड फिर मैंने मतलब कोशिश किया कि नहीं, अभी उसमें अगर नंबर कम रह गए हैं तो इसमें मेरे को मतलब मैक्सिमाइज करना है। तो मैंने स्टार्टिंग से ही स्पीड पूरा मेंटेन किया, जिससे कि मैं बाद में 5-10 मिनट निकाल लूं अपनी टेक पैक करने के लिए। वो हो नहीं पाता है सर, बहुत कम टाइम बन पाता है। मतलब हम सोचते हैं 10 मिनट बच जाए, लेकिन 2-3 मिनट ही बच पाता है। 2-3 मिनट बचते हैं, यस, ट्रू ट्रू। लेकिन फिर भी जितना भी हो पाया, अगर लेकिन वो अच्छा हो गया था इंग्लिश का पेपर मेरा। जैसे डिस्क्रिप्टिव में यूजुअली ऐसा होता है, नॉट इन इंग्लिश में नहीं, ये ऐसा फाइनेंस एफएम में, कि आपके पास मतलब 4 क्वेश्चन आपने लिखने हैं दोनों पेपर्स में। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको अच्छा खासा आता है, 1-2 क्वेश्चन होते हैं या तो पार्शियल नॉलेज होती है या फिर कोई भी नॉलेज नहीं होती। ब्लैंक। हाँ, तो कैसे आप स्टिल यू वर एबल टू राइट ऑल दोस 4 क्वेश्चंस, क्योंकि छोड़ोगे तो वैसे ही 0 नंबर है उसमें, तो वैसे ही कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर आपने कैसे उन सब चीजों को टैकल किया? सर अभी कुछ चीजें कुछ चीजें मैंने की, मैं अब वो मतलब थोड़ी वैसी हो जाएंगी अगर मैं बोलूंगा तो, लेकिन अब मतलब आप जैसे पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ। अब उसमें एक क्वेश्चन आया था, वो मेरे को दोनों में से दोनों ही नहीं आते थे। तो फिर मैंने, अब उसमें सर कुछ कोई रिपोर्ट का जिक्र हुआ था कि ये रिपोर्ट आई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, कि मतलब कुछ 4-5 6 प्रॉब्लम्स हैं फीमेल्स का, कुछ ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कि यार फीमेल्स का प्रॉब्लम है तो क्या होगा, कि भाई डाउरी हो सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं। तो सर मैंने वो, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बट मैंने उसको कोशिश किया कि जो मैं बेस्ट लिख सकता हूँ कि हाँ ये रिपोर्ट रिलीज हुई है, ये रिपोर्ट के बारे में मैंने थोड़ा सा, मतलब उसमें रिपोर्ट में नेम था अच्छे से कुछ इनइक्वालिटी वगैरह, तो मैंने थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दिया कि हाँ ये रिपोर्ट रिलीज हुई है और इसमें जिक्र हुआ है प्रॉब्लम्स का, और ये नंबर वाइज मैंने लिखा था प्रॉपर। मतलब पढ़ने वाला ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं इसको पता नहीं है। तो उसने मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये, सेकंड पॉइंट में ये प्रॉब्लम, उसको एक्सप्लेन किया। तो मतलब इस टाइप से, अब वही चीज है ना, मैं बता रहा हूँ ना सर कि काफी सारे, मैंने उसके बाद एग्जाम के बाद देखा भी था, बंदे बोल रहे थे कि नहीं नहीं उनको, उन्होंने भी नहीं पढ़ी वो रिपोर्ट। ईएसआई का आप ऑब्जेक्टिव देखो, उसमें भी कई सारे लोगों को क्वेश्चंस नहीं आते थे, कई सारे क्वेश्चन नहीं आते थे। तो लेकिन वही है कि वही पेपर तो सबके लिए सेम ही है ना। तो अभी उन्होंने शायद वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ही पूछा था, वो रिलीज भी नहीं हुई थी। उन्होंने कुछ एक हल्का सा कुछ उन्होंने जैसे ट्रेलर दे दिया था रिपोर्ट का, और उसमें से सवाल पूछ लिया। अब सर ट्रेलर कौन है ना, जब रिपोर्ट रिलीज हुई है, इतनी सारी रिलीज हुई है, तो बंदे तो ये सोचते हैं कि नहीं रिलीज हुई है उनमें से पूछेंगे, लेकिन नहीं, उनने उसमें से पूछ लिया। तो अब सर सबने वही किया था। मैं, अब कोई अगर बोल रहा है तो हो सकता है एक्सेप्शनली वो उसने अच्छा पढ़ा हो, लेकिन नॉर्मली सबने यही किया था। तो वही सबके लिए पेपर सेम होता है। अगर आपके पास वही तो मौका है अपना टैलेंट दिखाने का, कि आप कैसे ऐसे चीजों को मैनेज करते हैं। एक चीज और है, मैंने ये भी सर मेक श्योर किया था कि जैसे 20-20 नंबर के दो दो क्वेश्चन हैं, तो अब 20 नंबर में ये नहीं है कि आप 20 नंबर में से उसको इतने धीरे धीरे कर रहे हो कि 20 में से मेरे को 20 चाहिए, नहीं मिलते हैं। और दूसरे नंबर को फिर, दूसरे वाले क्वेश्चन को फिर मिस कर दे रहे हो, क्योंकि दूसरे आप 20 में से कितना भी अच्छा लिखो, आपको, अब मुझे आइडिया नहीं है, बट 15-16-17 नंबर दे देगा। अगर मैं होता तो उतना ही देता। और अगर दूसरा वाला मिस कर रहे हो तो वो पूरा ही नंबर गया ना। तो टोटल ये कोशिश करना है कि हाँ ठीक है, पहले वाले में मेरे को 12-13 मिल रहे हैं, ठीक है मुझे आता है भले ही, बट दूसरे वाले में भी मेरे को इतना करना है कि उसमें भी 12-13 नंबर मिल जाए। तो 12-12 को 24 हो जाते हैं। नहीं तो एक आप में ज्यादा फोकस करती है, उसमें मान लो 12 के बजाय आपको 15 मिल गया और दूसरे वाले में फिर 5 नंबर मिला, फिर क्या फायदा। तो ओवरऑल मार्क्स से मतलब है ना, आपको एक ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई चेक कर रहे हैं कि नहीं नहीं इसको ये वाला तो पूरा आता है। तो वो सब चीजें भी बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी होता है। नहीं, एकदम परफेक्ट, आपने एकदम सही एग्जैक्ट पॉइंट बताया। ये तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और उस चीज में आप इतना वो क्यों रहते हैं, क्या कहते हैं कि मैं ऐसे एग्जैक्टली वैसा ही करना होता है जो आपने वैसे ही करना होता है, एग्जैक्टली वैसा ही करना होता है। और ये मैं कंसिस्टेंटली स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपने रिपोर्ट भले ही नहीं पढ़ी, लेकिन वो रिपोर्ट जिस टॉपिक की है वो तो पढ़ा है आपने। वुमेन पढ़ा है, वुमेन के कितने इश्यूज हो सकते हैं, वुमेन के जितने इश्यूज हो सकते हैं उसी पे बात करी होगी। तो यही एग्जैक्ट लॉजिक लगाना होता है, और इसी
वो कहते हैं ना कि थोड़ा सा करेज दिखा के, अपने आप पे भरोसा रख के, यू ट्राई एंड डू योर बेस्ट, दैट्स व्हाट यू डिड, और फिर उसका रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है। कुछ कुछ चीजें और भी सर थी, जैसे मैंने एचडीजी होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो मेरे को याद थे। मैंने इसीलिए याद किया था कि भाई एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कहीं से भी आए सर, एक ना एक तो टच हो ही जाता है उसमें। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वो मेरे को मिक्स करना है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट से अगर रिलेटेड आया तो 8 के 8 मेरे को याद है। अब अ, अब उसमें सर इंग्लिश में ऐसे आ गया था क्लाइमेट चेंज पे, मैंने कहा वाह। फिर मैंने मतलब अच्छे से कर दिया था उसको फिर। नहीं नहीं, वंडरफुल यार, ये अच्छा कि आपने बता दिया कि एग्जैक्टली व्हाट यू डू, क्योंकि बच्चों को पता लगना चाहिए कि दैट इज आल्सो व्हाट इज पॉसिबल, आपको करना चाहिए। तो ये सब मतलब कुछ चीजें सबको करनी चाहिए, मतलब सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है, बट मुझे ऐसा लगता है, मेरा अगर सजेशन रहेगा तो जो बेसिक चीजें हैं जो आप कहीं पे भी किसी भी चीज में मिक्स कर सकते हैं, मतलब आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो आप वो कर लो फिर। मतलब ये नहीं देखो, हाँ जैसे एसडीजी बहुत जरूरी है, और सामने वाले को देख पढ़ने में भी अच्छा लगता है कि एज पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1, पॉवर्टी, नो पॉवर्टी, जीरो पॉवर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, तो ये सब लाइन से तो बढ़िया लगता है सुनने में भी। यस, तो सर इससे पता चलता है कि स्टैटिक पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत मतलब ज्यादा important है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्रॉस द स्पेक्ट्रम, राइट फ्रॉम योर फेज 1 टिल योर इंटरव्यू स्टेज, इट कीप्स हेल्पिंग यू। सो बिल्कुल एनीवन बिल्कुल। who's all, and this is a message for all the new aspirants कि स्टैटिक पर कितना उनको फोकस करके चलना चाहिए, बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इवन इंटरव्यू में भी काम आता है बहुत, क्योंकि बिल्कुल आप इंटरव्यू में भी काम आता है। बेसिक डेफिनेशंस पूछते हैं। नाउ वी विल गो टू द इंटरव्यू आल्सो। तो सत्या, क्या कहते हैं, पहले तो एक ये बताना कि पिछले इंटरव्यू और इस इंटरव्यू में आपको क्या डिफरेंस लगा। पिछले इंटरव्यू का तो आपने बताया था दैट यू वर नॉट एबल टू प्रिपेयर, क्या कहते हैं, वो लास्ट के 15 दिन में क्या प्रिपेयर किया, बट एटलीस्ट इस बार आप मेंटली रेडी थे, यू वर अवेयर अबाउट योर प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो आप उस हिसाब से इस चीज को प्रिपेयर अच्छे से किए। आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इंटरव्यू प्रिपरेशन का कैसा था अक्रॉस बोथ द इयर्स? सर लास्ट टाइम जो मैंने इंटरव्यू दिया था ना, उसमें मैंने कुछ मिस्टेक किए थे, जैसे मैं अभी एलआईसी में काम कर रहा हूँ, बट उन्होंने, अब एलआईसी का तो मेरे को इंटरनल तो सब आता ही था, लेकिन उन्होंने भाई मार्केट में क्या चल रहा है ना, एलआईसी से रिलेटेड कोई मतलब बड़ी न्यूज आई है, उन्होंने कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मैं उसको नहीं आंसर कर पाया था। तो क्या हुआ कि मुझे ये उसी टाइम समझ में आ गया था कि नहीं, इस बार नहीं होने वाला, क्योंकि भाई आप अपनी जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका असाइनमेंट है, उससे टच में तो सब कुछ आपको आना चाहिए। ठीक है, और उस टाइम सर मेरे को खुद भी उतना आइडिया नहीं था, मैं भी बहुत नया नया था इस फील्ड में, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था मेरा। तो कुछ किसी ने, मैंने कोई ना वीडियो वीडियो कुछ देखा नहीं, बस अपना शुरू हो गए। तो उस टाइम तो मुझे फिर ये रियलाइज हुआ, इस बार मैंने मेरे को काफी कुछ आइडिया आ गया था। मेरे कई सारे दोस्त भी आरबीआई में हैं, तो मैंने उनसे भी बात की थी, मैंने आपसे सर बात की थी, आपने भी काफी कुछ मतलब हिंट दिए थे कि भाई ऐसे कर सकते हैं। और मेरे एक दो दोस्त भी हैं सर, तो उनका मैंने ये भी किया था कि जैसे सर 28 या 29 जनवरी को आया था ये इंटरव्यू का लेटर, और मेरा 12th को था, 12th फेब को, मतलब मुश्किल से 12-13 दिन मिले। तो उस बीच में मेरे को ऑफिस से भी मतलब बहुत काम धाम होता रहा उस टाइम, तो कुछ स्पेशली कुछ प्रोजेक्ट आ गया था, तो मेरे को टाइम नहीं मिला था सर, तो मुझे उसी में मैनेज करना था, और मैंने प्रायर कुछ तैयारी नहीं की थी इंटरव्यू के। तो मैंने, मेरे एक दो दोस्त दोस्त लोग मिले, तो मैंने, वो भी तैयारी कर रहे थे, उनको उसका 13 को था। तो मैंने, हम लोगों ने ये किया कि भाई ठीक है, हमने पहले टॉपिक्स कुछ डिसाइड किए कि हाँ ये टॉपिक करंट में चल रहे हैं, लाइक अभी गोल्ड क्यों बढ़ रहा है, उस टाइम बढ़ रहा था, अभी तो कम हो गया, डॉलर का रुपये क्यों गिर रहा है। तो हमने सर मतलब जो भी इकोनॉमिक और सोशल और जो भी टॉपिक्स है जो चल रहे थे, जो पूछ सकते हैं वो, क्योंकि हम उनसे ये तो नहीं कह नहीं सकते कि भाई इकोनॉमिक्स का नहीं है, हम नहीं बताएंगे, तो वो तो पूछ सकते हैं ना। तो हमने जो भी टॉपिक्स थे वो हमने 10 टॉपिक डेली उठाए। 5 टॉपिक मैंने दोस्त को, मतलब दोस्त ने लिए, 5 टॉपिक्स मैंने लिए। हम लोग सर तैयार करते थे वो टॉपिक्स, शाम को वही 7-8 बजे की तरफ तैयार करते थे 1-2 घंटे में, और फिर 11 बजे की तरफ डिस्कस कर लेते थे कि भाई तूने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा। हमने एक्सचेंज किए, जो हमने नोट किया है या नोट्स बनाए हैं नोट किए, चैट जीपीटी, जेमिनी यूज किया, जो भी दिख रहा है माल मसाला उसको वहां पे दिया कि भाई इसको मेरे को नोट्स बना के दे, पॉइंटर्स बना के दे। सर पॉइंटर अगर बना के दे रहा है ना, बोल तो हम लेंगे ही ना। तो वही चीज है कि आपको पता होना चाहिए ना, कि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया,
अभी तो मैं थोड़ा कैजुअली बोल रहा हूँ, हमने थोड़ा डिस्कस किया था, थोड़ा फॉर्मली डिस्कस किया था, मतलब हम दोनों ने कि हाँ ठीक है सर ये होता है, इसकी वजह से ये बढ़ता है। तो वो चीज़ फिर हमने किया। उससे हुआ क्या, हम लोगों में नॉलेज भी एक्सचेंज हुई, हमें टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। उसको कोई टॉपिक आता था, मुझे कोई टॉपिक आता था, दोनों ने शेयर किया। बहुत कम टाइम, किसी को रिसर्च नहीं करने पड़े, मुझे 5 टॉपिक वाले। तो इस टाइप से मैंने बाकी के टॉपिक्स कम टाइम में हम दोनों ने कंप्लीट किए। उसका भी हो गया एग्जाम क्लियर, मेरा भी हो गया। तो ये हमारा था। और इंटरव्यू में सर बेसिक इस बार मैंने ये देख लिया था कि अब जैसे 6 दिसंबर को वो हो गया था, मेंस हो गया था, फिर इंटरव्यू तक मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की थी जब तक लेटर नहीं आ गया था। मैं गेम खेलता रहता था और मैं ये देखता रहता था कि भाई न्यूज क्या चल रही है मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड, जो भी चल रहा है। क्योंकि सर मेरे को अब सभी को ये पता होना चाहिए जिसका भी इंटरव्यू है कि मतलब आपसे क्या पूछ सकते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब भाई मैं अगर LIC में काम कर रहा हूँ तो वो मुझसे अगर कुछ और ऐसा कुछ ऐसा सेक्टर का पूछेंगे, लाइक डॉक्टर के एरिया का, तो वो मैं नहीं बता पाऊंगा, तो वो मुझसे उतना उम्मीद भी नहीं करते हैं ना। लेकिन अगर फाइनेंस से रिलेटेड कुछ नहीं बता पाया तो फिर वो तो ये बोलेंगे कि भाई नहीं ये बंदा सही नहीं है। तो मैंने ये देखा कि फाइनेंस रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी चीजें आ रही हैं, मैंने उस टाइम मतलब इन बिटवीन मैंने उसके नोट्स वोट्स कुछ बना लिए थे। जैसे इंश्योरेंस बिल आया था या फिर कई सारे, सबका साथ सबका कुछ बिल का नाम भी था। तो वो सारे मैंने नोट्स प्रॉपर बनाए थे और उसमें 5-6 पॉइंट्स मैंने लिखे थे। GST हटा था इंश्योरेंस पे, तो उन्होंने पूछा भी था इवन ये चीज। तो मैंने वो सब बना लिए थे उस टाइम तक मैंने प्रॉपर वो शुरू नहीं किया था। लेकिन जिस दिन लेटर आया उस दिन से हमने प्रॉपर शुरू किया, मैंने और दोस्त ने। और फिर हमने सर इस तरह से तैयार किया था। ओके, तो किस किस तरीके के सवाल पूछे थे, मतलब अगर आप उनको कैटेगराइज करना चाहोगे ओवरऑल बोर्ड में, और बोर्ड का नेचर किस हिसाब से था, ग्रिलिंग था या फिर कॉर्डियल था मोरलेस? सर क्वेश्चंस एक्चुअली मैंने प्रिपेयर किए थे, तो मैंने इस टाइप से किए थे कि एक मेरा, जैसे मैंने बीकॉम किया था, कॉमर्स रिलेटेड हो सकते हैं। मैं LIC में जॉब करता हूँ तो LIC से रिलेटेड हो सकते हैं। तीसरा फाइनेंस और बैंकिंग, वो तो पूछते हैं कोई भी आ जाए। और करंट इश्यूज। तो ये 5-6 मैंने हम लोगों ने वो बनाई थी कैटेगराइजेशन, उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हाँ मेरे को एक याद आया, मैंने उस टाइम सर जो 6 दिसंबर के बाद के टाइम में मैंने एक चीज और की थी। मैंने ट्रांसक्रिप्ट टेलीग्राम पे सब पढ़ी हुई हैं, उनको निकाला। तो उनसे मैंने सारी ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ी कि इससे ये क्वेश्चंस पूछे हैं, फाइनेंस रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो मैंने एक अलग नोट कर लिए थे कि अगर फाइनेंस का है तो मुझे आना चाहिए। तो वो सारे मैंने टॉपिक्स किए थे, मतलब एटलीस्ट एक आइडिया लिया था। क्योंकि टॉपिक अब सर सब नोट्स बनाने जाओगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि हाँ ठीक है ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो वो सब चीजें की हैं। उसके बाद ये सर सब मैंने कैटेगराइजेशन किया था। और उन्हीं पे सर क्वेश्चंस मैंने तैयार किए, डिस्कस किए और प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी रहता है। और मैंने मॉक्स इंटरव्यू बहुत दिए थे। सर आपने, जैसे मैंने आपको एक इंटरव्यू आपसे आपसे रिक्वेस्ट किया था, तो उससे भी मेरे को काफी हेल्प मिली थी। क्योंकि आप मतलब आप कहीं बिजी थे उस दिन, लेकिन आपने टाइम निकाला था तो इंटरव्यू के लिए भी। तो मतलब आपने बोल ही दिया था कि नहीं नहीं अच्छा चल रहा है, आपने कुछ उसमें सजेशंस भी दिए थे, मैंने उस पर काम भी किया था। अब ये होता है ना सर कि सजेशन आपको कोई दे रहा है तो आपको काम करना बहुत जरूरी है ना, नहीं तो कोई मतलब नहीं हुआ इंटरव्यू का। तो आपने जो बोला मैंने फिर उसको, मतलब जो भी चेंज हो सकते थे पॉसिबल थे वो मैंने करने का कोशिश किया। और उससे सर मतलब धीरे धीरे सब चीजें अपने आप अलाइन हो जाती हैं। मतलब मतलब मैंने वो नहीं देखा था कि नहीं नहीं मेरे को ये बनूंगा तो मेरे को ये मिलेगा नहीं। मेरे को बस ये था कि हाँ ठीक है 12 दिन है, 12 दिन में मेरे को क्या क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरे से ये चीजें पूछ सकते हैं। और मतलब ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रोसेस पे काम करो, बाकी सब चीजें अपने आप अलाइन हो जाएंगी। एग्जैक्टली। तो क्या कहते हैं, मेरा सवाल वो था कि जैसे बोर्ड ने आपसे किस किस तरीके के सवाल पूछे, ये इन्हीं सब चीजों पे पूछे थे या फिर और थोड़ा ग्रिल विल किया था कि नहीं किया था इस करके? सर ग्रिल तो नहीं किया था, मुझे लगता है इस बार तो किसी को मतलब ग्रिल नहीं किया था। बहुत मतलब चिल मूड में थे सभी लोग, 6-7 लोग थे। मुझे नहीं पता सर, कई सारे लोग होते हैं वो M1 M2 करके डालते हैं, मतलब ट्रांसक्रिप्ट में कैसे कितना याद कैसे रख लेते हैं। मेरे को तो 2-4 क्वेश्चन याद थे कि हाँ क्या क्या पूछा था। मेरा एक दोस्त है उसने पूरा मेरे को बताया कि हाँ इसके बाद इसने पूछा, फिर इसने इंटरप्ट किया, फिर इसने ये बोला। मैंने कहा अरे यार कैसे याद रख लेते।
तो मैं एंट्री किया, मैंने सबसे पहले जो बेसिक मुझे पता था कि भाई आप क्यों आना चाहते हो यहाँ पे, तो मैंने उसको बढ़िया से तैयार किया था 3-4 मतलब पॉइंट्स में उसको, तो मैंने वो बोल दिया कि मैं इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर थोड़ा मतलब, क्योंकि सर मैंने ये भी सोचा था ना, अब मैंने तैयार मैं कुछ भी कर लूँ, फिर मेरे को वो क्रॉस क्वेश्चन क्या कर सकता है वो भी मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत जरूरी रहता है मतलब सभी के लिए कि भाई अब जैसे मैंने, अगर मैं ये बोलूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर ये इंश्योरेंस बहुत अच्छा है लेकिन मैं आरबीआई में मुझे बहुत सारा मतलब अच्छा मिलेगा तो मैं करता हूँ, या मुझे सैलरी जाना मिलेगी, वो ये पूछते कि अच्छा आप तो ये बताओ, तो इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप इतने इंटरेस्टेड हो तो आईआईडीआई में क्यों नहीं जा रहे हो, भाई वहाँ पे आप जाना अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। yes. मैंने दोस्त से डिस्कस किया था तो उसने बताया कि नहीं नहीं ये मत बोलो, ये बोलो कि इंश्योरेंस सेक्टर मतलब बहुत मतलब उसमें एक लिमिटेड एरिया है, नैरो है वो, और आरबीआई का जो वर्क प्रोफाइल है उसमें बहुत ब्रॉड है, आप ये डिपार्टमेंट आपको बहुत कुछ, आप पूरे इकोनॉमी देख रहे हो, तो इस टाइप से, तो मैंने उसी टाइप से एक आंसर फ्रेम किया था, तो मैंने वो बताया था। फिर फिर एक वहाँ पे बोर्ड मेंबर थे, उन्होंने पूछा कि भाई बताओ कि आरबीआई और एलआईसी की बैलेंस शीट में मतलब क्या सिमिलैरिटी होती है और क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने ये तो अब बेसिक क्वेश्चन था, ये तो एज एक्सपेक्टेड वो उन्होंने पूछ ही लिया, तो मैंने बता दिया कि ये होता है। तो और एक चीज और है कि जो आपको आता है ना वो उतना टाइम नहीं देते, वो समझ जाते हैं कि हाँ इस बंदे को आता है, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है नेक्स्ट बताओ, ठीक है। तो उतना उन्होंने टाइम दिया नहीं, वो समझ गए कि हाँ आता है, तो फिर ये हुआ। उसके बाद मैंने सर कहीं नोट भी किया था, 1 मिनट, हाँ उन्होंने, मैंने जैसे एक बैडमिंटन हॉबी डाला था मेरा, मैं खेलता हूँ, तो उन्होंने फिर बैडमिंटन से एक क्वेश्चन पूछा, फिर फिर वो सर पता नहीं क्यों वो बैंक पे शिफ्ट हो गए, तो बैंक पे शिफ्ट हो गए, बैंक की ऑडिट कैसे होती है क्या होता है, तो मैंने कहा कि सर ये मतलब मुझे, मैंने बेसिक बता दिया, बेसिक तो पता होता ही है सभी को, वो मैंने बता दिया, फिर वो डिटेल में उन्होंने कुछ पूछा मतलब, तो मैंने कहा सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो वो ओके बोल दिया, क्योंकि सर ना मैंने लास्ट टाइम एक गलती और की थी कि मैं नर्वस सा हो गया था थोड़ा सा, बट इस बार मेरे को यह था कि मुझे सवाल आता है नहीं आता है वो मैटर नहीं करता, मेरे को कॉन्फिडेंटली बताना है, जो आता है वो बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करना है। कुछ बेसिक एटिकेट्स होते हैं, लाइक बीच में इंटरप्ट नहीं करना, ध्यान से सुनना है ना, पोलाइट रहना, जवाब मतलब ना देना है ना, तो वो सब चीजें मैंने ध्यान से वो चीजें मैंने इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया। और उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा, रिस्क पूछे बैंकिंग में क्या रिस्क होते हैं, इंश्योरेंस में क्या रिस्क होते हैं, तो वो मैंने तैयार किया था। तो ये सब सर जो क्वेश्चंस पूछे थे उन्होंने, और थोड़ा बड़ा फनी सा मतलब नेचर रहा था, ऐसा नहीं था, उन्होंने काफी वैसे भी पूछे, मतलब मुझे तो याद भी नहीं सर इतने, मतलब उन्होंने डिफिकल्ट टर्म का 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो वो कह रहे थे ये क्या होता है, तो मैंने सर सुना ही नहीं था वो टर्म, तो मैंने कहा सर मैंने इसको, मुझे कुछ आइडिया नहीं है, तो बोलते हैं ओके ओके कोई बात नहीं। एक उन्होंने पूछा क्लाइमेट रिस्क का क्या होता है, तो क्लाइमेट रिस्क का काफी देर तक मतलब आप समझो कि 3-4 मिनट तक वो पूछते रहे, बीच बीच में हिंट दे रहे थे कि अच्छा इस टाइप का हम पूछना, तो मैंने आंसर जो भी दिया, तो कहने का मतलब वो सपोर्ट कर रहे थे, इस बार का जो बोर्ड था सपोर्टिव था। और कुछ डिफिकल्ट, और मुझे लगता है कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन तो इसलिए पूछते हैं कि आप उनको पता है कि भाई नहीं आता है तेरे को, लेकिन वो तो कैसे रिएक्ट करने वाला कैसे है, मतलब कैसे रिएक्ट करेगा, तो नर्वस हो जाएगा या कुछ भी बोल रहा है या क्या है ऐसे करके देख रहा है, तो मैंने यही कोशिश किया कि ठीक है मतलब पूछेंगे आता है तो मेरे को पोलाइटली बताना, नहीं आता है तो पोलाइटली मना कर देना कि सर नहीं आता। और उन्होंने सर लगभग 40 मिनट मेरा इंटरव्यू लिया था, तो इतना देर तक इंटरव्यू, वो मुझे ये भी आइडिया लग गया था कि नहीं ठीक है इंटरव्यू अगर इतना देर चला है ना तो वो कम नंबर ऐसे तो नहीं देंगे, नहीं तो वो इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे ना अपना, अगर भाई उनको नहीं लेना है, उनको लगता है कि नहीं नहीं बंदा हमारे मतलब का नहीं है, तो 10-15 मिनट में विदा कर देते हैं, क्योंकि किया था मेरे से पहले वाले 1-2 बंदों को 10-15 मिनट उन्होंने बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे कि ठीक है बताओ मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये सब पूछा 10 मिनट में 15 मिनट में विदा। तो मुझे थोड़ा सा लग गया था कि नहीं 40 मिनट चला है तो सही है, पॉजिटिव है मतलब। तो बाद में चेयरमैन भी कुछ थे तो मेरे को लगा नहीं ठीक है फिर तो। नहीं बढ़िया, नहीं जितनी भी सारी चीजें आपने बताई ना, कंपोजर की, कॉन्फिडेंस की, ये बहुत जरूरी होती है इंटरव्यू में। एंड ऑल्सो फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑल्सो सेम आपका जैसा एक्सपीरियंस रहा है ना कि इरिडाई में भी व्हेन आई गॉट 89 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो यही फैक्टर था कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, आपको जो आता है आप अच्छे से बताइए पोलाइटली, सबसे इंपॉर्टेंट है यू हैव पोलाइट डिमीनर,
क्योंकि ऑल ऑफ द पीपल आर सीनियर, वो एकदम होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, तो आप उनसे जितना रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, कॉन्फिडेंट बात कर सकते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस भी चाहिए, मरगिल्ले से नहीं चाहिए बच्चे जो एकदम दबे दबे हैं। ऑफिसर बना रहे हो आप, मैनेजर बना रहे हो, एग्जैक्टली तो मैनेजर आप होने मतलब थोड़ा उस लेवल तक होने भी तो चाहिए, आपका वो होना चाहिए वो चीज उसके अंदर। एग्जैक्टली, क्योंकि आप आपकी नॉलेज को आपको यूज करना है, और डरोगे थोड़े, आपको सीनियर से बात करनी है, एग्जैक्टली उनसे डिबेट करना है। सो वंडरफुल। अब फिर एक दो क्वेश्चंस मैंने बच्चों से भी पूछा, तो वो आपके रिगार्डिंग एक दो चीज पूछे हैं। उन्होंने बोला कि रिपोर्ट्स और स्कीम्स बड़ी वास्ट है, तो कैसे फिल्टर आउट करें और कैसे मतलब आइडेंटिफाई करें उन स्कीम्स को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस किस को सेफली इग्नोर करते हैं, क्योंकि ईएसआई में बहुत ज्यादा ये फैक्टर पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ थोड़ी इन डेप्थ स्कीम्स पूछ लेते हैं। सर मैं अपना बेसिक एक्सपीरियंस से अगर मैं बोलूँ तो स्कीम रिपोर्ट्स की मैं अगर बात करूँ तो सर रिपोर्ट्स अगर मैं यूट्यूब पे देखने जाऊंगा ना, तो वहाँ 100-200 की लिस्ट मिल जाएगी कि भाई ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। क्योंकि सर मतलब बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो ये चाहते हैं कि मतलब अब मतलब सब कुछ उसमें से मतलब उनका होना चाहिए कि हाँ ठीक है हमने ये बताया था इसमें से आया। बट अगर आप खुद से एनालाइज करो ना, कुछ सर आप वीडियो ऐसे भी देखोगे जो एनालिसिस के हैं, उसमें आप देखोगे कि जो रिपोर्ट्स बेसिक आए हैं ना, वो सारे मतलब इंटरनेशनल जो मतलब बढ़िया बढ़िया यूनिसेफ वगैरह, ये यूनाइटेड नेशन हुआ या वर्ल्ड बैंक हुआ, आईएमएफ हुआ, इन सबसे इंडिया की भी जो जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उन्हीं की रिपोर्ट पूछी जाती है। मतलब मैंने कभी नहीं देखा कि वही मतलब ट्रांसपेरेंटली इंटरनेशनल का कोई मीन्स में सवाल आया हो। ठीक है, प्री में सर उतना वैसे तो उतना प्री में तो उतना कुछ रोल रहता भी नहीं है। प्री में जो रोल रहता है वो आप बेसिक बेसिक कर लेते हैं, आपको कंपाइलेशन मिल ही जाते हैं कई जगह से। तो मैंने सर पहले मैंने कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स भी नोट किए थे, मतलब नोट्स बनाए थे, बट धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने उनको पहले से ही हटा दिया। मतलब एग्जाम से पहले ही मैंने खुद ही फिल्टर आउट कर दिया कि नहीं नहीं इससे नहीं आ सकता ये, मतलब ये इस सिलेबस से मतलब सर अभी ये होता ना मेरे को, तो मैं एक तो आप ये भी देख सकते हो कि सिलेबस से वो टच होनी चाहिए। मतलब जैसे आपका एक वीडियो था, आप बता रहे थे कि सिलेबस से मतलब वो होनी चाहिए, मतलब जैसे अब पॉवर्टी है तो पॉवर्टी से रिलेटेड अगर कोई रिपोर्ट्स आती हैं जैसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो एक तो वो तरीका हो गया, और दूसरा मैंने एक तो वो किया था कि, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फिर मतलब समझ में नहीं आता है मुझे, तो मैंने सीधे सिंपल सा जो फेमस रिपोर्ट्स हैं, जो वर्ल्ड की जो मतलब बेस्ट रिपोर्ट्स हैं, लाइक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इस टाइप का, तो मैंने वो सब सर बढ़िया तरीके से किए थे, उनका समरी बनाया था, और मुझे पता था कि उनमें से आएगा तो मैं कर दूंगा। और हर बार का ऐसा, मैंने सबसे पहले तो मैंने ट्रेंड एनालिसिस किया था, मैंने खुद देखा था, मेरे पास डायरी सर अंदर रखी हुई है, मैं दिखाता कि मैंने खुद सारा लिखा था कि 2021 में ये रिपोर्ट्स आई हैं, 2022 में ये आई हैं, 23 में ये आई हैं, 24 में आई हैं, 25 में। तो जब वो सारा बना लिया ना, तो खुद से समझ में आ गया मुझे कि यही रिपोर्ट जरूरी है, बाकी रिपोर्ट जरूरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि खुद एक बार आप देखोगे, जो भी बंदे मतलब देखेंगे वीडियो, तो उनको समझ में आ जाएगा कि नहीं नहीं ऐसे करना है। दूसरा स्कीम का सर, स्कीम तो सर इतनी वास्ट है कि बहुत स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि इतनी चीजें कैसे याद होंगी, क्या होंगी क्या होंगी, लेकिन फिर धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे को एक आइडिया ये लगा कि मतलब मेरी जो स्ट्रेटेजी थी, मैंने कहा था कि सबसे पहले तो मेरे को मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस की स्कीम्स निपटा देनी है जो भी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो उसके बाद अलग अलग जैसे मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये सब, हेल्थ, तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लेक्सिब स्कीम्स। तो जो फ्लेक्सिब स्कीम्स हैं, लाइक अम्ब्रेला स्कीम्स बोलते हैं कुछ, वो स्कीम्स की आपको मतलब लिस्ट विस्ट मिल जाएगी, वो स्कीम सबसे पहले कर देनी है। और उसके बाद जो बजट में अनाउंस हुई है वो स्कीम्स कर देनी है। और जो इन न्यूज लास्ट के 3-4-5 महीने में अगर भाई सेफली अगर आपके पास टाइम है तो आप एग्जाम हुआ उसके बाद से जो भी स्कीम्स इन न्यूज रही हैं, मैंने तो एक लिस्ट बना ली थी कि मैंने भी वो भी नहीं सर खुद नहीं किया ना, वो भी मैंने चैट जीपीटी को बोला था कि जेमिनी ने सर अभी फ्री वाला दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन सबको दिया है, तो मैंने भी ले लिया था। मैंने उसको बोला था कि एक काम कर, मेरे को टॉप इंडिया के टॉप 5 इंग्लिश न्यूज़पेपर को पिछले 1 साल की रिसर्च कर और बता कि कौन कौन सी स्कीम्स इन न्यूज रही हैं। तो उसने मेरे को रिसर्च करके 60-70-70-80 स्कीम्स दी थी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, तो जो मैंने कर ली हैं
जो मैंने की थी वो भी मैंने इस पे सिस्टम पे ही बनाई थी, तो मैंने उसकी भी लिस्ट कॉपी कर दी। मैंने कहा ठीक है, इसमें से जो जो मैंने बना लिए हैं वो हटा के मेरे को एक नई लिस्ट दे दे। तो उसने वो लिस्ट दे दी, तो फिर मैंने वही वही स्कीम्स करनी। और कोइंसिडेंटली कुछ ऐसा बाहर से कुछ न कुछ आता नहीं है सर, वो जो फेमस स्कीम्स है उन्हीं से पूछते हैं वो। हम वही होते हैं कि थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, हमें लगता है कि नहीं नहीं यार ये वाली स्कीम भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है। सर इतनी स्कीम्स कहाँ कहाँ से, मतलब अब एग्जामिनर को, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप पहली बात तो कर नहीं सकते, आप करोगे ना तो उतना आपको रिटर्न नहीं मिलने वाला। उतना टाइम अगर आप कहीं तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे उतने में, मतलब टाइपिंग कर लो या फिर कुछ आप मतलब स्टैटिक के कुछ नई चीज याद कर लो, वही आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, आप फॉर्मेटिंग अपनी अच्छी कर लो। तो ये सब चीजें करके ना सर ठीक ठाक हो जाता है। नहीं, बढ़िया, मतलब सही बात है। और क्योंकि थोड़ा सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एक बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप क्लैरिटी नहीं है, आप अपने आप को सीमित नहीं करोगे तो फिर तो ब्रह्मांड है, वो करते चले जाओ, उसको कोई मतलब तो है नहीं। सर वो आप देखोगे ना तो मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो कुछ छूटेगा ही नहीं फिर, मतलब कुछ, और छूटेगा नहीं तो फिर आप वो कर ही नहीं सकते हो, कितना करोगे आप। तो सर आप जैसे आपको तो यूपीएससी का अच्छा आइडिया है, तो यूपीएससी में भी सर हमें लिमिटेड करना ही होता है ना सीमित सिलेबस। करना होता है, सीमित हमको करना होता है। हम आपको लोग कैसे करते थे कि पीवाईक्यूज उठा लिया कि पहले इतना कर लें, फिर बियॉन्ड जाएंगे। तो जैसे बिल्कुल आपने रिपोर्ट्स में एकदम बहुत बढ़िया बताया कि मैं पहले रिपोर्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में आई हुई है, सबसे पहले उनको पकड़ूंगा, उनको सबसे पहले कर लूंगा, बिल्कुल। उसके बाद इक्का दुक्का अगर मेरे को जरूरत पड़ गई तो मैं देख लूंगा। और और एक वही चीज है। और है सर, मैं मेरे को पता है पहले सर उसमें ना सिलेबस में 4-5 रिपोर्ट दिए हुए हैं ना, मैंने मतलब ये ट्रेंड देखा ना कि वो रिपोर्ट से पक्का आ ही रहे हैं, मतलब हर साल वो पूछ रहे हैं, मतलब किसी न किसी वे में वो 4-5 रिपोर्ट्स हैं वो मतलब आती ही आती हैं। तो सबसे पहले तो वही 4-5 करनी है ना जो एग्जैक्टली। सिलेबस में दिया हुआ है। उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने नीचे दिया है ना सजेस्टेड रेफरेंस मटेरियल, तो उसमें रिपोर्ट दिए हैं। आपको एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, आपको ट्रेंड्स इन प्रोग्रेस इन बैंकिंग सेक्टर पढ़ना है, आपको एफएसआर पढ़ना है। तो वो सब किया, उसके बाद जो पिछले साल में पूछा गया वो किया, प्लस जो नहीं पूछा है लेकिन उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलीज है, लाइक वर्ल्ड बैंक ने किसी कुछ रिलीज किया है, आईएमएफ ने कुछ किया है, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ किया है, तो वो करना है। नीति आयोग ने कुछ किया है अच्छा, कुछ बड़ा सा कुछ अच्छा रिलीज किया है। नीति आयोग बहुत सारी करता है, बट कुछ होती हैं जो न्यूज़पेपर वाले कवर करते हैं, तो जो न्यूज़पेपर में है वो मतलब इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली। अब जैसे आपने बताया सिलेबस, सिलेबस में भी तो लिखा हुआ है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, सब लिखा तो है ही। बिल्कुल उनकी कम से बिल्कुल। कम प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स तो आपको करनी चाहिए। और फिर जो एक दो एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूशंस बच गए, वो आप पीवाईक्यू से देख लो कि कौन कौन से और पूछ रहा है वो। फिर बिल्कुल इससे आपका रिपोर्ट्स का कवरेज परफेक्ट हो जाएगा। तो सत्यम, बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। बहुत ज्यादा इन डेप्थ आई फील लाइक कि एनालिसिस हम लोग को देखने को मिला, कि केवल ऊपर ऊपर से नहीं, हम लोगों ने एग्जैक्टली चीजें देखी कि आपने किया एग्जैक्ट क्या। लास्ट मैसेज जो आप एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे, विच इज इंस्पायर्ड फ्रॉम योर होल जर्नी, कि मल्टीपल एस्पिरेंट्स हैं जो इस साल नहीं निकाल पाए अनफॉर्चुनेटली, और दे हैव बीन गिविंग एग्जामिनेशंस, व्हाट इज द लास्ट मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू देम? सर मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट रहो, भले ही मेरे को ऑफिस था दिन भर, कभी लेट भी हो जाता था, बट मैं कोशिश करता था 1 घंटा जरूर दूं। मतलब ऐसा नहीं है कि मिस कर दिया किसी दिन, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए आपका गोल क्या है, और गोल ओरिएंटेड पढ़ना जरूरी है। प्री और मेंस अलग तैयारी नहीं होती, मतलब एटलीस्ट जीए वगैरह के लिए। तो जीए पहले से आपको उस हिसाब से देखना है कि हाँ प्री कर दिया है तो मेंस तक का भी, मैं रिपोर्ट कर रहा था तो मैं मेंस स्पेसिफिक बना रहा था वो। तो आपको प्री और मेंस के लिए थोड़ा ध्यान देके, मतलब प्लानिंग के साथ करना है। कुल मिला के जो भी चीजें करनी है प्लान करके आपको अपना टाइम टेबल आप बना सकते हो, लाइक एक्सेल में, कि हाँ मैंने इस डेट को मेरे को ये करना है, ये मैंने किया नहीं किया तो मैंने टाइम कहाँ बर्बाद किया। तो आपको खुद थोड़ा सा मतलब थोड़ा ऑड सा लगेगा कि अरे यार मेरे को तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है। हमें लगता है कि हमने 1 घंटा पढ़ लिया लेकिन हमारी पढ़ाई हो गई नहीं। आप देखो उसको ट्रैक करो कि भाई मेरी कहाँ पढ़ाई हुई है कहाँ नहीं हुई है। और कोई भी एग्जाम में सर ये तो रिलेवेंट रहता ही है। मैंने कुछ और भी चीजें की थी कि हाँ ठीक है मेरे को 1 तारीख को ये पढ़ा है मैंने, तो मेरे को 10 तारीख को मेरे को रिवाइज करना है, 15 को करना है। तो वो मतलब कुल मिला के ये है ना कि सर रिवीजन जरूरी है, सोर्सेस अपने लिमिटेड रखना है, और थोड़ा प्लानिंग के साथ कि हाँ ठीक है किस किस चीज को आपको कैसे टारगेट करना है। प्लानिंग तभी आ सकती है जब आप मॉक्स वगैरह दोगे, आप रियल टेस्ट मतलब थोड़ा टेस्ट वगैरह दोगे, अपेयर करोगे, तो प्लानिंग आप अपने आप स्ट्रेंथ और वीकनेस आप जान जाओगे अपनी।
तो ये सब चीजें हैं। बाकी सर कोचिंग भी जरूरी होती है। अगर आप मतलब वर्किंग हैं, आपके पास उतना टाइम नहीं है, तो कोचिंग भी आप ले सकते हैं। और बाकी आप सर, जैसे आप मतलब जो रियल में जिसने किया है, मतलब जो उस जर्नी से निकला है ना सर, उसकी मतलब बातें बहुत मतलब सही होती हैं। मुझे लगता है, जैसे मैंने आपसे बात की थी, आपसे मैं पहले भी बात किया था, आपको पता याद नहीं होगा। तो मेरे को मतलब काफी चीजें मैं आपसे सीखता रहता था कि हाँ ठीक है, इसको इस हिसाब से, आप जैसे कोचिंग वीडियो में भी बताते रहते थे कि नहीं नहीं इसको इस टाइप से करो। तो फिर धीरे धीरे ना सर वो अपनी चीजें अपने आप लाइन पे आ जाती हैं। आप अपना जितना टाइम मिल रहा है आप उतना करते रहो, चाहे आप वर्किंग हो चाहे आप नॉन वर्किंग हो। नॉन वर्किंग हो तो वो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जैसे मैं वर्किंग एज अ वर्किंग एस्पिरेंट में कर सकता हूँ, ग्रेड भी एक डिफिकल्ट तो होता ही है, तो सर कोई भी कर सकता है। और मैं तो, अब आपको मेरी बातों से लग ही गया होगा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि 15 घंटे पढ़ने वाला हूँ। मेरे को भाई 2-3 घंटे मिल गए, 4 घंटे मिल गए तो 4 घंटे पढ़ लिया, 5 मिल गए तो 5 पढ़ लिया। तो मेरा यही रहा है सर, मैं यही कहूँगा कंसिस्टेंट रहना है, पढ़ाई करनी है, लिमिटेड सोर्स रखने हैं, बार बार रिवीजन करना है, जो चीजें हैं क्यूआरई बढ़िया से करनी है, क्योंकि प्री जरूरी है, तभी आप मेंस तक पहुंचोगे। और इस टाइप से करोगे। बाकी इंटरव्यू में मॉक वगैरह दे देने हैं, आइडिया लगता है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मुझसे। तो ये करोगे तो हो जाएगा सर, प्लानिंग जरूरी है, बाकी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सत्यम। पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल। Exactly. तो I once again congratulate you, and all the best for your future. अब एकदम आरबीआई में एकदम झंडे गाड़िए, हमारी इकोनॉमी को संभालिए, ठीक है। वैसे भी आप देख ही रहे हैं किस हिसाब से चल रहा है पूरा बिल्कुल माहौल। सर, मौका मिलेगा तो जरूर सुनने को मिलेगा। बिल्कुल। So thank you all of you for joining us. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।